नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता राजेश दुबे से। राजेश दुबे एक जाने माने अभिनेता हैं। रंगमंच से इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की है और कई फिल्मों और टीवी सीरियल में नजर आए डिफरेंट डिफरेंट किरदार में। आज आप देख सकते हैं हमारे मेहमान राजेश दुबे के डिफरेंट डिफरेंट किरदारों में। फिल्म पति पत्नी और वो में राजेश जी ने अभिनय किया है। तो लोकप्रिय सीरियल पुण्य श्लोक अहिल्याबाई में राजवैद्य की भूमिका निभाई है। तो प्रसिद्ध टीवी सीरियल नागिन में राजेश दुबे ने अदाकारी की है। धारावाहिक मेरे साए में भी साई गुरु की भूमिका निभाई है। तो फिल्म हाथी मेरे साथी में राजेश दुबे ने अभिनय किया है। राजेश ने फिल्म टेप रिकॉर्डर में भी अदाकारी की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय की सफर की शुरुआत कैसे हुई और जो डिफरेंट डिफरेंट किरदार में आप इनको देख रहे हैं उनके एक्सपीरियंस हम साझा करेंगे। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान राजेश दुबे जी को। आपको बता दें कि फिल्म लक्ष्मी में भी इन्होंने अदाकारी की है, जिसमें अक्षय कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो गोरी तेरा गांव भी अभिनय किया है। तो आज के हमारे मेहमान हैं राजेश दुबे। कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में नजर आए हैं राजेश दुबे। टीवी सीरियल इमली में भी एक इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आए हैं। तो नागिन में और परिणीति में भी एक अहम दमदार किरदार राजेश दुबे जी ने किया है। तो वहीं मैडम सर, जो कि एक और काफी लोकप्रिय टीवी सीरियल है मैडम सर, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आए हैं राजेश दुबे। तो कई धार्मिक सीरियल्स में भी अभिनय किया है राजेश दुबे जी ने। विघ्नहर्ता गणेशा में कुलगुरु की भूमिका निभाई है। तो मेरे साई में साई गुरु की भूमिका निभाई है। और अगर फिल्मों की बात करें तो कई फिल्मों में भी नजर आए हैं राजेश दुबे। फिल्म योर ऑनर, भूत बेचारा, टेप रिकॉर्डर, हाथी मेरे साथी, ब्लडी विश, कोई साथ है, तमाम टीवी सीरियल के साथ इन तमाम फिल्मों में भी नजर आए हैं और दमदार भूमिका निभाई है राजेश दुबे जी ने। तो वेब सीरीज की बात करें तो कई वेब सीरीज में भी नजर आए हैं। रक्तांचल में भी इन्होंने बहुत ही अहम किरदार निभाया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय की सफर की शुरुआत कैसे हुई। और तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट किरदार में जो इन्होंने टीवी सीरियल्स किए हैं, उन टीवी सीरियल्स के आप इनके किरदार में इनको आप देख रहे हैं। तो एक एक्टर के लिए भी बड़ा चैलेंज होता है कि डिफरेंट डिफरेंट किरदार को वो पर्दे में निभाए, टीवी सीरियल में निभाए और उसी डिफरेंट डिफरेंट किरदार को राजेश दुबे जी लगातार अपने अभिनय से दर्शकों के सामने उस किरदार को पेश कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता राजेश दुबे जी। राजेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया। हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे संपर्क साधने की। जब तक आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान राजेश दुबे जी को। रंगमंच से अपने अभिनय की शुरुआत की राजेश जी ने, उसके बाद फिर कई फिल्मों और कई टीवी सीरियल्स में अहम किरदार में नजर आए हैं। फिल्म पति पत्नी और वो में भी राजेश दुबे ने दमदार अदाकारी की है। तो क्वीन ऑफ सज्जनगढ़ में भी इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं अभिनेता राजेश दुबे जी। राजेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा राजेश जी, जैसा हमें पता चला कि आप इस वक्त अभी शूटिंग ही कर रहे हैं और आप शूटिंग के ब्रेक में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया
कि आपने इतने व्यस्ततम शेड्यूल से आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप हमारे लिए इंटरव्यू दे रहे हैं इस वक्त भी। अच्छा, दरअसल क्या लेकिन होता है जी दरअसल क्या होता है कि मैंने टाइम कर दिया था इस इंटरव्यू के लिए दोपहर का 1:30 बजे। जी, मैंने ये सोचा था कि 1:15 या 1:30 के आसपास ब्रेक हो जाता है। हाँ हाँ बट हाँ, आपकी पैसे प्रॉब्लम है, मैं चन्ना मेरे यहाँ शूट कर रहा हूँ जो स्वदेश स्टार भारत पे आता है जी जी और शाम को सोमवार से शनिवार जी। 7 कौन बजे सा से सीरियल है ये जो अभी जिसका शूट कर रहे हैं आप? चन्ना मेरे यहाँ स्टार भारत। चन्ना मेरे यहाँ। हाँ। जी अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, मतलब क्राउड के साथ सीन है। अब जी, जो ब्रेक यहाँ पे 1:15 1:30 बजे तक होना था वो हुआ ही नहीं। नहीं मैं बीच बिल्कुल शॉट बिल्कुल, लगा, हम मैंने कहा समझ मुझे सकते हैं शूटिंग के 10 जो मिनट शेड्यूल लाइन रहते दो। हैं वो मैंने थोड़ा कहा आगे प्लीज। पीछे होते ही हैं वो। जी। अच्छा, तो इसमें किस किस किरदार में आप नजर आ रहे हैं, किस किस किरदार में आप नजर आ रहे हैं इसमें, आप इस टीवी सीरियल मैं में? चन्ना मेरे यहाँ में मैं ग्रंथी साहब हूँ। मैं अच्छा, गुरुद्वारे का ग्रंथी साहब हूँ हाँ जो लोगों को बताता है कि सच क्या है, जी, झूठ क्या है, हाँ अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, गुरु जी के दरबार में सच्चे मन से अरदास करने का क्या फल मिलता है। जी, और अगर आपके मन में कोई पाप है, कोई कलुषता है, कोई ईर्ष्या है, हाँ द्वेष है, तो उन सब से कैसे निवृत्ति पाएं हाँ और कैसे अपने जीवन को सफल बनाएं, इस तरह के मेरे बहुत सारे संवाद होते हैं। जो लीड कर रही है लड़की जिसका नाम है किन्नी जी, और जो लीड कर रहा है लड़का आदित्य, उनके बीच में जो मनमुटाव होता है, दो हाँ खानदानों, दो परिवारों के बीच में जो मनमुटाव होता है, जी, तो उनके मनमुटाव के जो कारण है ना, उस कारण को मैं निराकरण करता हूँ कि भाई ये गलत है, ये सही है, जी, ये होना चाहिए, यही धर्म है और यही अधर्म है। जी, उस तरह से पिछले 3 महीने से इसमें एक शो कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, अभी हम आपको देख नहीं पा रहे, हम आपकी सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे अभी किस तरह के गेटअप में आप, क्या कुछ गेटअप लिया आपने अभी? मैं सरदार जी बना हूँ, जी, जैसे ग्रंथी साहब होते हैं। हाँ पग, मेरे हाँ, सर पे पग है, कृपाण है, कड़ा है जी, और सरोपा है। जी, और मतलब मेरा नाम है राजेश दुबे, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जी। लेकिन जब मैं पग पहन लेता हूँ तो फिर आपको मतलब आप 100% यही कहेंगे कि भैया आप सरदार बिल्कुल। जी हो। अच्छा, मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो आपकी दाढ़ी है बिल्कुल बिल्कुल रियल लग रही है, लेकिन क्या मुझे लग रहा है शायद ये आपकी दाढ़ी बिल्कुल रियल ही है आपकी, कोई विग विग नहीं है ये? यही दाढ़ी मैंने 25 मार्च 2017 को मैंने फाइनल किया कि आज के बाद मैं एक्टिंग करूंगा। इसी क्योंकि दाढ़ी में? 25 मार्च 2017 के पहले मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स के जब ऑडिशन दिया करता था तो मुझे अच्छा, पता चलता था कि मेरे आगे 100 लोग हैं, मेरे पीछे 100 लोग हैं। अच्छा, मुझे एक चीज दिमाग में क्लिक हुई कि मैं अपने लुक पे कुछ काम करूँ। मैंने लुक में काम करते करते मैंने कुछ 2-4 महीने में मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली हाँ, और इसके बाद मैंने देखा कि मेरे आगे कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं है। क्या बात है। और फिर मुझे अच्छे से कैरेक्टर मिलने लगे। मैं राजा, महाराजा, राजवैद्य, जी, सरपंच, हाँ, मुखिया, ग्रंथी साहब, हाँ, मौलाना, आलिम, मुफ्ती और मतलब ऐसे करते करते तो मैंने भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख का कैरेक्टर कर लिया। क्या बात है। एक फिल्म पे बात चल रही है जिसमें मैं गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का कैरेक्टर करने वाला हूँ। जी, बहुत सारे शोज ऐसे हैं जिसमें मैं सदगुरु महाराज जी का कैरेक्टर कर लिया हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब जो मेरा चेहरा है बहुत से लोगों से मिलने जुलने लगा है, जिसमें कुछ लोग मुझे आसाराम बापू भी कहते हैं, कुछ लोग अच्छा, मुझे गुरमीत राम रहीम कहते हैं, हाँ, कुछ लोग मुझे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, जी, कुछ लोग मुझे सदगुरु वासुदेव जग्गी जी महाराज कहते हैं। हाँ, और सबसे जो बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ, हाँ, ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी जी ने मुझे कार्ल मार्क्स करके पुकारा। अच्छा, उन्होंने कहा मिस्टर कार्ल मार्क्स यहाँ आइए। क्या तो बात है। मैंने कहा कार्ल मार्क्स? बोले हाँ, यू आर ए कार्ल मार्क्स। हाँ, बाद में मैंने गूगल में देखा तो कार्ल मार्क्स और मेरा फेस हाँ, सिर्फ सिर्फ 19-20 का फर्क है बस। क्या बात है। तब मुझे मालूम पड़ा कि इंटरनेशनल लेवल में मैं कार्ल मार्क्स भी दिखता बहुत हूँ। बढ़िया। बाकी मैं नानाजी देशमुख जो उनको जी, 2018 में भारत रत्न हाँ, मिल चुका, उनका भी कैरेक्टर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में किया हुआ है। जी। अच्छा, जब आपने सोचा कि मुझे अपने लुक पे कुछ काम करना चाहिए, तो आपने कुछ और डिफरेंट डिफरेंट भी सोचा होगा आपने कि मैं ये कर लेता दरअसल हूँ, मैं क्या वो है कर ना लेता हूँ। तो कि फिर मैं ये जो दाढ़ी वाला ख्याल आपके अंदर जो आया, ये कैसे आया कि मुझे दाढ़ी बढ़ानी चाहिए और मुझे लगता है शायद ये लुक ही ज़्यादा बेटर लगेगा, या फिर आप सोचते रहे कि मैं क्या लुक रखूँ, क्या लुक रखूँ, और इसी बीच 3-4 महीने गुजर गए और आपकी दाढ़ी बढ़ गई, फिर आपको लगा कि शायद यही बेटर है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जब एज ऑफ 46 में पहुंचा, जी, मुझे लगा कि मुझे अब एक्टिंग करनी चाहिए, जो मेरा बहुत पुराना सपना था। हाँ, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते मैं एक्टर हाँ, नहीं बन पाया, सर्वाइव नहीं कर पाया। मैंने शुरुआत की थी 93-94 में, जी, लेकिन मैं अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाया। और उसके हाँ, बाद फिर मैंने अपनी जिंदगी के 20-25 साल जैसे गुजारने थे परिवार के लिए, जिम्मेदारियां, कर्तव्य, सबका पालन करते हुए जी,
जब मैं 46 साल का हुआ तब मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है हाँ कि मुझे ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। अब मैं फ्री लाइफ जी सकता हूँ और मैं हाँ वो करूंगा जो मैंने आज के 25-24 साल पहले सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है। जी ठीक है, मैं 92, 93, 94 में हीरो नहीं बन पाया, हाँ लेकिन आज मैं हीरो का बाप या हीरोइन का बाप तो बन ही सकता हूँ। बिल्कुल फिर मैंने जब शुरुआत की, जो कि पहली प्रोसेस होती है हाँ ऑडिशन देना, जब मैंने ऑडिशन देना शुरू किया तो मैंने देखा कि नहीं भाई, यहाँ तो बहुत बड़ी कतार है। अच्छा मतलब जहाँ मैं खड़ा होता हूँ मेरे जी आगे 100 हाँ लोग हैं वही एक्टर, और मेरे पीछे भी 100 एक्टर हैं, हाँ जिनकी सबकी एज 46 ही है, 46-50 के अच्छा रेंज मतलब में। शुरुआती दौर में ही आपने डिसाइड कर लिया था कि कि मुझे कुछ गेटअप के साथ जाना है शुरुआती समय में ही। नहीं, जब मैंने भीड़ देखी कि सब मेरे हाँ जैसी आगे पीछे हैं तो मुझे कुछ अलग होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल और सही फिर अलग कहा होने में मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैंने थोड़ा सा सर के बाल मुड़वा दिए, फिर मैंने थोड़ा सा मूछें रख ली, फिर मैंने फ्रेंच कट रखा, फिर फलाना किया, फिर ढिमका किया। हाँ करते 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 एक ऐसा लुक आया कि बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें कुछ 5-6 महीने में हो गई। तो हाँ मुझे एक सरपंच का कैरेक्टर पहली बार मिला, वो सीरियल था प्यार तूने क्या किया। अच्छा और मैंने प्यार तूने क्या किया वो सरपंच का कैरेक्टर किया, तो जैसा टाइम आ गया कि सरपंच 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 सरपंच, मुझे हाँ वारिस से कॉल आ रहा है, मुझे शक्ति से कॉल आ रहा है, और मैं बहुत सारे सीरियल्स कर रहा हूँ। फिर हाँ मुझे लाल इश्क में किसी ने बाबा के कैरेक्टर के लिए बुलाया, तो हाँ पता चला लाल इश्क में कम से कम 27-28 कहानियां उसमें टेलीकास्ट हुई थी, उसमें मैं 13-14 में सिर्फ मैं ही बाबा कर रहा हूँ। क्या बात है धीरे धीरे मुझे पता चला फियर फाइल्स में तांत्रिक चाहिए, मैंने एक जगह तांत्रिक कर लिया, और मेरे उस वीडियो को देख के मुझे तांत्रिक मिलना शुरू हो गया, और मिलते मिलते ऐसा हो गया कि आज मैं कम से कम 300 सीरियल्स कर चुका हूँ क्या बात पिछले है 4 साल में। और इन 4 साल में 300 सीरियल्स में मैं बाबा, राजा, हाँ तांत्रिक, पंडित, जी संत, महासंत, महापुरुष, बिल्कुल मौलाना, फादर, यही करते करते, कैमियो करते करते, जी इसके साथ मैंने 4 ऐड कर लिए। डाबर क्या का ऐड बात मैंने किया, तो वैक्सीनेशन का, कोरोना वैक्सीनेशन का मैंने हाँ ऐड कर लिया, बर्जर पेंट का मैंने ऐड कर लिया। मैंने बड़ी बड़ी 3 फिल्में कर ली, जिसमें अक्षय कुमार की फिल्म थी लक्ष्मी बॉम्ब, लक्ष्मी पहले बम नाम जी था बाद में लक्ष्मी हुआ। हाँ तो मैंने हाथी मेरे साथी, साउथ की एक फिल्म थी राणा दागोमती के साथ, हाँ उनके साथ की। अभी मेरी एक फिल्म रिलीज होने वाली है, गांधी वर्सेस गोडसे, जो राजकुमार संतोषी जी जी ने डायरेक्ट जी किया, उसमें मैंने एक अच्छा कैरेक्टर किया जी हुआ है। तो तो अब ये ये जो दाढ़ी ये जो मेरी ये जो लंबी अपकमिंग हो फिल्म गई है और है। गांधी वर्सेस गोडसे ये अभी अभी आई नहीं, अपकमिंग फिल्म ही है, लेकिन पर भी इसकी चर्चा बहुत पहले से शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह से गांधी वर्सेस गोडसे एक इसको लेके हमेशा राजनीतिक गलियारों में हो या देश में इसको लेके चर्चा होती रहती है। तो किस तरह के किरदार में आप इसमें नजर आएंगे? आप जितना बता सकते हैं, मुझे पता है शायद थोड़ी सी बंदिशें रहती होंगी आप लोगों के ऊपर भी ये कि अपकमिंग अभी है तक तो जो ज्यादा आप भी बता नहीं पाएंगे, लेकिन पर भी जो कुछ भी आप बता सकते हैं। अभी तक जो गांधी और गोडसे के बारे में जो भी चर्चा होती है, जो भी हाँ बातचीत होती है, जो भी किताब शायरी हाँ जो भी है, हम्म उसमें क्या होता है कि हम गांधी को हीरो दिखाते हैं और गोडसे को विलन दिखाते हैं। जी अब गोडसे ने गांधी को मारा, ये हाँ हत्या हुई, ये गलत बात है, इसकी निंदा होनी चाहिए। जी लेकिन ये हत्या क्यों हुई, इस क्यों के पीछे ये पहली फिल्म हिंदुस्तान में बन रही है जो उस हाँ क्यों का जवाब देगी। अच्छा गांधी गोडसे ने गांधी को मारा, हाँ ये क्यों मारा, ये क्यों के पीछे जो बहुत सारी चीजें हैं वो छिपी हुई है, हाँ उसको निकाल के फिल्म बाहर लेके आती है। वो जी जस्टिफाई नहीं करती, किसी ये फिल्म किसी हत्या को जस्टिफाई नहीं करती। बिल्कुल कम से कम महात्मा गांधी की हत्या को जस्टिफाई नहीं करती कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ ना। हम्म क्यों मारा, किस लिए मारा, मारने के पीछे कारण क्या था, उस कारण को ना बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करती है कि गोडसे कोई पागल नहीं था, कोई जन्मजात हत्यारा नहीं था, और उसकी कोई दुश्मनी गांधी जी से तो थी ही भी नहीं, जी फिर भी उसने क्यों मारा। बिल्कुल इसी क्यों के कारण में जब आप जाओगे तो वो फिल्म का नाम है गांधी वर्सेस गोडसे, और उसमें मेरा एक कैरेक्टर है हाँ कि मैं गोडसे को गांधी जी की हत्या करने के लिए सारे लॉजिस्टिक जो सपोर्ट होता है अच्छा या उसको जो भड़काना होता है, हाँ तुम्हें मारना है, क्यों मारना है, इसका हाँ कारण ये है, उस कारण के पीछे जो एक व्यवस्था होती है ना, जी उस व्यवस्था को मैं बनाने में मैं हाँ मदद करूँ। ठीक, हालांकि मतलब मैं ये कहूँ कि वो क्यों थे, वो आप थे, राजेश दुबे थे, क्यों, मतलब अगर कैरेक्टर की बात करूं, क्योंकि आपने कहा ना। नहीं, जी उस क्यों के पीछे जो क्या था ना, वो क्या मैं था। क्या थे आप? हाँ, वो उसने क्यों मारा, उस क्यों के पीछे कैसे मारोगे, वो कैसे मैं था, वो हाँ क्या था, वो मैं था। बिल्कुल जी। अच्छा अच्छा हम थोड़ा सा एक
शुरुआत से बात करते हैं। हालांकि आपने कुछ जिक्र ज़रूर किया कि आप 20-25 साल पहले आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते थे, एक्टिंग फील्ड में आना चाहते थे, लेकिन जब आप स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, कब आपने सोचा था कि मुझे, क्योंकि उस वक्त आपने शायद ये नहीं सोचा होगा कि शायद बीच में इतना लंबा गैप हो जाएगा। उस वक्त आपने सोचा होगा कि चलिए मैं अपने स्कूल की पढ़ाई करता हूँ, कॉलेज की पढ़ाई करता हूँ, या उसके बाद सीधे शुरू करता हूँ एक्टिंग। तो कब आपने डिसाइड किया था और कैसे, किसी से आप इंस्पायर्ड हुए थे और उस वक्त आपने क्या सोचा था? जब मैं 11th-12th में था, स्कूल छोड़ने के बाद जब मैं कॉलेज में गया, हाँ तो मुझे एक जो चस्का लगा, वो चस्का उपन्यास पढ़ने का लगा। हाँ और उपन्यास में मैंने साहित्यिक उपन्यास पढ़े। मैंने मुंशी प्रेमचंद की सबसे पहले गोदान पढ़ी, जी। और उसके बाद तो मैंने निर्मला पढ़ा। हाँ उसके बाद मैंने धर्मवीर भारती की किताब पढ़ी, गुनाहों का देवता, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने शरतचंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ना शुरू किया, और इस तरह से मैंने महादेवी वर्मा जी को, और से मैंने बहुत सारे हिंदी के जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, जी। मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी। उन किताबों के साथ पढ़ते पढ़ते मैं आध्यात्मिक किताब भी पढ़ने लगा। मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ने लगा, उनकी हाँ। कृतियों को पढ़ने लगा, आचार्य रजनीश को पढ़ने लगा। और फिर उसी दौरान ना मुझे सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता चला कि किस तरह से वो भारत से निकल के गुलाम भारत में, तो काबुल होते हुए, रशिया होते हुए, पैदल पैदल वो जर्मन तक पहुंच गए। हाँ। और वहां जाकर उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। जी। वो सब एक साथ में इतनी सारी चीजें उस वक्त पढ़ रहा था, जो मेरे खून में ना एक कुछ नया, कुछ नया, कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना, कुछ करके दिखाना है। तो क्या करके दिखाऊं? मतलब भगत सिंह बन जाऊं, कि सुभाष चंद्र बोस बन जाऊं, कि मैं क्या कहते हैं मुंशी प्रेमचंद बन जाऊं, या शरतचंद्र चट्टोपाध्याय बन जाऊं, या मैं सत्यजीत रे की फिल्म उसमें देखा करता था। उसमें बहुत सारी फिल्म उनकी आती थी, टीवी पे भी आती थी, सिनेमा भी आती थी। मैं ये साहित्य के बीच में घूमता मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, कि मैं क्या अनुभव करता हूँ वो ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन लोग क्या अनुभव करते हैं, उनके अनुभव को अगर मैं अनुभव करूं तो मुझे समझ में आएगा कि क्या बात है। और मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए बहुत अच्छा आपने एक लाइन दिया है कि मैं क्या अनुभव करता हूँ या क्या सोचता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग क्या सोचते हैं उनको मैं अनुभव करूँ, और उनके अनुभव को मैं अनुभव करूँ, क्योंकि तभी आप एक्टिंग कर पाएंगे आप बेहतर तरीके से। मैं और सहज सरल शब्दों में कहूँ तो मैं भूखा हूँ, मुझे भूख की मरोड़ पता है, भूख होती है तो किस तरह से मरोड़ आती है पेट में, लेकिन जो सामने वाला भूखा है उसकी मरोड़ किस गहराई तक है, ये मुझे जानने की उत्सुकता बढ़ती गई। और मुझे बाद में पता चला कि अगर मुझे किसी के बारे में जानना है ना, तो मुझे उस चरित्र को अपने अंदर आत्मसात करना होगा, और उसको आत्मसात करने का जो सबसे सरल, सहज, स्पष्ट और स्वाभाविक माध्यम है, वो है एक कलाकार, एक अभिनेता। और मुझे लगता है राजेश जी, सिर्फ कलाकार की नहीं ली, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी आपको दूसरे के दर्द को आपको महसूस करना होगा, आपको दूसरे के आंसू को आपको महसूस करना होगा। और जब आप ये महसूस करेंगे, जब आप उसके दर्द को, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक कलाकार बनने की क्षमता पैदा होगी। और मुझे लगता है कि इसलिए कलाकार को अक्सर संवेदनशील भी कहा जाता है, और आपने उसको बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन भी किया। बहुत बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया। राजेश जी, आपने अक्षय कुमार जी के साथ आपने काम किया है फिल्म में, लक्ष्मी जो बॉम्ब थी, बाद में सिर्फ लक्ष्मी नाम उसका पड़ गया, तो कैसा एक्सपीरियंस था इस फिल्म में काम करने का, और क्या कुछ इसमें आप बने थे, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, और एक्सपीरियंस बताइएगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा अक्षय कुमार को बड़े मस्ती करते हुए देखा है, तो क्या आपके साथ कैसी ट्यूनिंग थी, क्या कुछ बातचीत होती थी, और किस तरह के किरदार में आप इस फिल्म में नजर आए थे? अभी लक्ष्मी बॉम्ब में जो मेरा सीन है, अगर आप फिल्म में देखेंगे, जहाँ पे बीच में पहली बार आभास होता है कि हमारे घर में कुछ तो है जी, अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी और बाकी जो घर के सदस्य, उनको लगता है घर में कुछ तो है। तो क्या है ये, क्या पता करने के लिए जब वो लोग एक मंदिर में जाते हैं, तो उस मंदिर का पुजारी मैं हूँ। और उस मंदिर, देखिए मैंने ये फिल्म देखी, मुझे तो याद है आपका सीन वो वाला, लेकिन मैंने कहा बहुत सारे ऐसे दर्शक है जिन्होंने आपको देखा होगा लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे, वो अभी रिलेट कर लेंगे आपको एकदम से। तो उन्हीं को मैं याद दिला रहा हूँ कि मैं मंदिर में, वो लोग मुझे मिलने आते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो मैं विस्तार से ये बताता हूँ, लिटमस टेस्ट बताता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे और ऐसा होगा, तो इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई आत्मा है, और अगर ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं होगा, तो समझ जाओ कि तुम्हारे घर में वो आत्मा बहुत ही ज्यादा आपको तकलीफ देने वाली है। इस तरह से उनको पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव बताता हूँ। और जब अपने घर में जाके टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, उनके घर में कोई आत्मा है। और जो बाद में पता चलता है कि वो तृतीय पंथी की आत्मा वहाँ पर है। तो राजेश जी, ये तो रही फिल्म की बात।
मैं हालांकि एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें मैं अंधविश्वास ना बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसा अनुभव करते हैं, उनको लगता है हाँ, कुछ तो है, कोई तो है, जैसे आपने जिक्र किया था। तो आपने हाँ। कभी रियल जिंदगी में ऐसा कुछ तो है, कोई तो है, कोई जिक्र किया आपने? कभी आपने लिटमस टेस्ट भी करने की कोशिश की कि कौन है और क्या है, कैसा है? कोई ऐसा आभास हुआ आपको कभी रियल जिंदगी में? ऐसा मेरे साथ 2 बार हो चुका है। अच्छा। और मैं बचपन से बड़े खुले दिमाग का व्यक्ति, जी। छूत को नहीं मानता, मैं भेदभाव को नहीं मानता। हाँ। मैं सभी इंसान को एक जैसा मानता हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी भारतीयता भरी हुई है। हाँ। मैं भारत के बड़े बड़े मनीषियों, संतों, पुरुषों, महात्माओं को पढ़ता रहता हूँ, उनके जी। सानिध्य में भी रहता हूँ। और वेद के बारे में, शास्त्र के बारे में, नीति शास्त्र के बारे में, उपनिषद के बारे में, यहाँ वहाँ जितना मुझे ज्ञान हो सकता है मैं वो ज्ञान लेता रहता हूँ। जी। लेकिन ये भूत और प्रेत के बारे में ऐसा मेरा में ये नहीं था कि हाँ भूत होते ही हैं या प्रेत होते ही हैं, हाँ। या पाखंड के चलते भूत प्रेत को ऐसे इनोवेट किया जाए, ऐसा मेरे दिमाग में होता था कि ऐसा होता होगा। लेकिन जब मैंने 2 बार, एक बार अपने अपने गांव में और एक बार मैंने बांद्रा में, जी। मैंने 2 जगह ऐसा कुछ एहसास किया। ऐसा मुझे लगा कि जैसे बस कुछ तो है हाँ। कि मैं बच गया, या कुछ तो है कि मैं मरने वाला था। एक बार बचने की फीलिंग आई है और एक बार मरने की फीलिंग आई है। अच्छा। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि मुझे भगवान ने बचाया, मुझे भगवान ने मारा, हाँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि उस मरने अच्छा, से मैं चाहूंगा बचने थोड़ा से शॉर्ट पहले, में अगर आप इसको बता दें तो मुझे लगता है दर्शकों को, क्योंकि थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है जानने की आखिर क्या था एग्जैक्टली वो। तो मैं शॉर्ट में बताऊं कि मैं मतलब ये दरअसल क्या है, हर कलाकार के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है, जी। उसका जीवन किसी काम का नहीं है, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया। हाँ। जी। अजय जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो ऐसा भी एक टाइम जी। आया था कि मैं अपने आप को इतना ज्यादा बोझ समझने लगा था कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से कहती थी कि ये शरीर अब बहुत दर्द सहन नहीं कर पाएगा, और इसलिए मैं किसी पहाड़ी पर चला गया ऊपर। अच्छा। अरे यार, इतना तकलीफ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं हार गया हूँ और मुझे अब ऊपर से नीचे कूद के अपने आप को खत्म कर देना चाहिए। ऐसा भी एक समय मेरे जीवन में आया है। अच्छा, मतलब आप चले गए थे, आप लिटरली पहाड़ी के मैं ऊपर चला आप? गया था, मैं एकदम चला गया था, ओह। पहुंच गया था 750-800 फीट ऊपर पहाड़ पे। मैं खड़े होके, पीक पे खड़े होके मैंने तय कर लिया अच्छा। कि मुझे अपने आप को खत्म करना है। हाँ। और जब मुझे अपने आप को खत्म करना है तो फिर मैं जनेऊ पहना करता था। हाँ। तो मैंने कहा कि ऐसे मेरे मन में हुआ, क्योंकि मैं एक आर्टिस्टिक आदमी हूँ, आपको बता दूं मैंने अब जी। तक 6 किताबें लिखी जो गूगल पे दिखती है। हाँ। तो मैं सोचता भी साहित्य में हूँ, लिखता भी साहित्य में हूँ, रहता भी साहित्य में हूँ। अपने आप को हमेशा महसूस करता हूँ मैं किसी साहित्य का पात्र हूँ। तो जब मैं एक पहाड़ी पे चढ़ गया ऊपर से, और मुझे लगा कि मुझे खत्म कर देना चाहिए अपने आप को, और मैं बहुत ही मतलब सहज ढंग से, बहुत ही हंसते उत्साह के साथ अपने आप को खत्म कर रहा था जी। कि अभी मतलब वो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है वाली फीलिंग थी मेरे अंदर। लेकिन जब मैंने उस पहले अपने आप को खत्म करने के पहले मैंने कहा, जो जनेऊ मैं पहन रहा हूँ पहले मैं इसको तोड़ के फेंक देता हूँ। मैंने उस जनेऊ को तोड़ा और उस जनेऊ को मैंने पहले फेंका कि ये जनेऊ जब ऊपर से उड़ते 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 नीचे जमीन में जब पहुंच जाएगी, जहां तक ये मुझे नजर आएगी वहां तक मैं इसे देखता रहूंगा, और जैसे ही ये ओझल हो जाएगी मेरी नजरों से, मैं इस पहाड़ से कूद पड़ूंगा और मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। और मैंने उस जनेऊ को तोड़ दिया, जो कि एक राउंड में होती है, उसको तोड़ के मैंने हवा में उछाल दिया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जनेऊ 550-700 फीट की ऊंचाई के पहाड़ पे, वो जनेऊ कभी उड़ते 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 10-20 फीट नीचे जाती है, और कभी फिर उड़ते उड़ते हवा के साथ 25-30 फीट ऊपर जाती है, फिर वो 10-20 फीट नीचे उड़ते उड़ते नीचे चली जाती है, फिर वो नीचे चली जाती है, फिर वो नीचे जाती है, और मुझे लगता है वो ओझल हो गई। और जैसे मैं कूदने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि वो जनेऊ उड़ते 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 ऊपर की तरफ आ रही है, और ये मेरे से ऊपर, फिर वो आसमान के ऊपर उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है। मुझे लगा कि अभी नीचे गिरेगी, अभी नीचे गिरेगी, मेरे सामने से फिर नीचे जा रही, नीचे जा रही, नीचे जा रही, और मुझे लगा कि अभी ओझल हो जाएगी। फिर मैंने देखा वापस ऊपर आ रही है, वो मेरे पैरों के पास आ रही है, मेरे दाईं तरफ गई, ये मेरे पीछे से गई, ये मेरे बाईं तरफ से उड़ रही है, फिर ऊपर उड़ रही है, फिर दाएं उड़ रही है, बाएं उड़ रही है, उड़ रही उड़ रही उड़ रही, और आके मेरे वापस कंधे पे और गर्दन में लिपट गई। क्या बात है। तब मैंने उस वक्त महसूस किया कि कोई मुझे नहीं मरने देना चाहता है। मैंने फिर कहानी को कनेक्ट किया अपने ऐसी सोच कर, तो हो सकता है इस पहाड़ी पर इसके पहले भी कई लोग इस तरह से यहाँ से दुनिया को विदा करके चले गए हों।
बिल्कुल 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 और अब बिल्कुल साथ में राजेश जी समय समय बहुत कम है, लेकिन ये जो आपने वाकया बताया वाकई बहुत ही एक ऐसा वाकया था कि मेरे भी थोड़े हो रोंगटे सकता है खड़े हो ना गए थे। उसमें कोई ऐसी आत्मा हो जिसको लगा हो कि जी हमने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, लेकिन ये बिल्कुल बच्चा क्यों अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है। बिल्कुल हम लड़ने से हार गए थे, डर गए थे। जी ये क्यों डर रहा है? क्योंकि इसको कोई गुरु नहीं मिला, इसको कोई बताने वाला नहीं मिला, बिल्कुल कोई मार्गदर्शक नहीं मिला है। तो वापस मेरी जनेऊ मेरे गर्दन और गर्दन पे आके लपट गई। तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने ये संकल्प लिया था कि जैसे ये जनेऊ ओझल होगा हाँ मैं खुद करूंगा, लेकिन ये तो वापस आके मुझसे लिपट बिल्कुल। गया। और मैंने मुझे लगता है पहली उसके बार बाद फिर महसूस आपने किया। अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा पॉजिटिव सोचा होगा। उसके बाद फिर आपने और ज़्यादा दुगनी रफ्तार से दुगनी आपने स्फूर्ति के साथ आपने काम किया होगा। और देखिए लगातार मुझे लगता है कि शायद अभी अभी आपके पास बड़ा मुश्किल से आपको वक्त मिलता होगा, जैसे आपने वक्त निकाला हमारे लिए आज के इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप अभी भी शूटिंग में कर रहे हैं। शूट कर रहा था, जी मैंने डायरेक्टर साहब से आके बोला कि सर मैंने कल 1:30 बजे का टाइम दे दिया था, जी मैं सोचा था कि ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अभी वहां जी से बार-बार मैं क्या करूं। बिल्कुल तो बिल्कुल राजेश जी, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। समय बहुत कम है तो हम आपसे और चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके इतने सारे किरदार है और आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हमको और बहुत कुछ सुनने को मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है स्टोरी भी है आपके पास, जो आपकी रियल जिंदगी से घटित है। हम वो भी सुनना चाहते थे, लेकिन वक्त की बंदिशें हैं, थोड़ा उसका पालन करना पड़ेगा हमको। लेकिन राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाते हैं, अगली बार हम बहुत अच्छी तरह से वीडियो में बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल क्योंकि यहाँ मैं बिल्कुल फुल सिटी में हूँ, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। जी जी वीडियो कॉल आता है जाता है, आता है जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगली बार हम प्रयास करेंगे कि हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम जुड़ सकें, और जो समस्या है वीडियो कॉलिंग की अभी आ रही थी, कुछ समस्या आपकी तरफ से, वो भी दुरुस्त हो जाए, ताकि हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू दर्शक भी आपको देख सके। लेकिन राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी इतनी अच्छी बातें कहने के लिए, और अपनी जीवन की जो आपकी एक जो घटित घटना थी वो हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता राजेश दुबे से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश।